माँ, मैंने ठान लिया है कि मैं अभिनेत्री ही बनूंगी। अच्छा होगा आप और पापा भी मेरे इस निर्णय में मेरा साथ दो। वैसे भी जब मैंने निर्णय ले ही लिया है तो करूंगी तो मैं वही। रूहानी का सुर सख्त था। वह शुरू से अड़ियल रही थी। बड़ा होने के साथ जल्द से जल्द पैसा और शोहरत पाने की धुन ने उसे और भी कठोर बना दिया था। माता पिता का उसके निर्णय में साथ देने या न देने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब से उसकी एक सहेली ने उसे एक एजेंट से मिलवाया था और उस एजेंट ने रूहानी को टेलीविज़न पर उच्च कोटि की अभिनेत्री बनवाने के सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, तब से रूहानी लगातार वही सपना देख रही थी। वह एजेंट भी लगभग रोज ही उसे फ़ोन करता और जल्दी नोएडा पहुंचने को कहता। रूहानी भी उसी समय अपने माता पिता से जिद करने लगती। मैं कहती हूँ जी, यदि हम रूहानी को अपने साथ अपने पास रखना चाहते हैं तो हमें उसका साथ देना चाहिए, वरना 18 वर्ष की तो वह हो ही गई है। घर छोड़कर चली गई तो हम क्या कर पाएंगे। उसकी जिद के आगे माँ ने हार मान ली थी। अब वे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पिता को समझा बुझा रही थी। क्या तुम जानती नहीं हो कि वह कैसी दुनिया है। जितनी चकाचौंध है उतना ही तनाव भी, जितना पैसा है उतनी ही प्रतिस्पर्धा भी, जितनी जल्दी शोहरत मिलती है उतना ही कठिन उस शोहरत को अपने पास बनाए रखना होता है। तुम्हें लगता है कि रूहानी इतनी कठिन जिंदगी जी पाएगी और नोएडा यहाँ रखा है क्या? इतनी दूर है हमारे शहर से, वहाँ अकेली कैसे रहेगी वह? पिता अब भी राजी न थे, लेकिन वयस्क बेटी की जिद के आगे कब तक टिक पाते। रूहानी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ी घर से। पटरियों पर तेजी से दौड़ती ट्रेन से खिड़की से बाहर झांकते हुए भागते हुए पेड़ों के साथ उसके मानस पटल पर अतीत के क्षण भी दौड़ने लगे। कैसे उस एजेंट ने रूहानी को देखते ही 2-3 टीवी धारावाहिकों की बात कह डाली थी। अरे रूहानी, तुम एक बार नोएडा आओ तो सही। ऑडिशन में तुम्हारा नंबर लगाना मेरा काम है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारा चयन हो जाएगा। फिर तुम्हें एक मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। चलो, उसका इंतजाम भी कर दूंगा। अब बस रातों रात इफ्तार बनने की तैयारी कर लो डार्लिंग। ट्रेन में अकेले नोएडा जाते हुए वह सोचती जा रही थी, आज मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। मैं भी इन लोगों में इन्हीं की तरह खो गई हूँ। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मैं इसी भीड़ की रोल मॉडल होंगी। मन ही मन मुस्कुराती रूहानी पर किसी का ध्यान नहीं था। आज वाकई वह इस भीड़ का हिस्सा थी। लेकिन भविष्य किसने देखा है? शायद इसलिए भविष्य के सपने सजाना दिखाना आसान है। बहुत सी दुकानें इसी स्वप्निल भविष्य को बेच रही हैं। बहुत से लोग दूसरों के भविष्य को दिखाकर अपना वर्तमान सुधार रहे हैं। नोएडा पहुंचते ही रूहानी ने उस एजेंट से संपर्क साधा। फिर उसी ने रूहानी को नोएडा से सटे एक सस्ते से गांव में पीजी में एक कमरा दिलवा दिया। रूहानी के साथ वहां 3 लड़कियां और रहती थीं। कमरे की हालत देख रूहानी के सपने थोड़े चटकने लगे। बोली, आपने तो कहा था कि आप मुझे रातों रात इफ्तार बना दोगे, पर यहाँ तो डोंट बी सिली रूहानी। इफ्तार बनने में मेहनत लगती है। पहले पेड़ उगाओ फिर आम खाना। खैर छोड़ो ये फजूल की बातें। मैंने कल तुम्हारे लिए एक ऑडिशन में नंबर लगाया है। ठीक 10 बजे पहुंच जाना इस पते पर। वह उसे पता लिखा कागज पकड़ा गया। सुबह सुबह तैयार हो
रूहानी निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पहुंच गई। नई जगह, नई संस्कृति। रूहानी थोड़ा असहज अनुभव कर रही थी। वहाँ लंबी कतार लगी थी। रूहानी का नंबर आते आते तीसरा पहर आ गया। भूखी प्यासी रूहानी थकान से बेहाल थी। अपना नाम पुकारे जाने पर चेहरा थोड़ा सवार कर वह अंदर पहुंची। जो लाइनें उसे दी गई थी उन्हें उसने याद कर लिया था, किंतु पहली बार कैमरे के सामने बोलने के कारण उसके चेहरे पर कोई हाव भाव न आ पाए। एक रोबोट की भांति उसने लाइनें बोल दी। जाहिर है वह उस ऑडिशन में नहीं चुनी गई। एक तो अनुत्तीर्ण होने का दुख, ऊपर से एजेंट से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ी। वह अलग एजेंट उसे अलग अलग जगह ऑडिशन पर भेजता, किंतु कैमरे के सामने आते ही पता नहीं रूहानी को क्या हो जाता। इसी भाग दौड़ में 3 माह गुजर गए। घर से जो पैसे लाई थी वे खत्म होने लगे थे। साथ रह रही अन्य लड़कियों का भी यही हाल था। सभी इस रूपहली दुनिया का हिस्सा बनने आई थी, किंतु कामयाबी किसी के भी हाथ नहीं लग रही थी। रूहानी के चेहरे का फायदा उठाने और कैमरे के प्रति उसकी झिझक मिटाने हेतु एजेंट ने पहले उससे मॉडलिंग करवाने की सोची। नियत समय पर रूहानी मालवीय नगर की गलियों में स्थित मॉडलिंग एजेंसी पहुंच गई। वहां भी लड़कियों की लंबी कतार। वहां का एजेंट बेशर्मी से लड़कियों के बदन को छू रहा था। हर लड़की के बदन के हर हिस्से का नाप ले रहा था और जोर जोर से उसे दूसरे लड़के को बताता जा रहा था, जो उसे एक कागज पर लड़कियों के नाम के आगे लिखता जा रहा था। हद तो तब हुई जब उसने रूहानी के आगे खड़ी लड़की के नितंब दबाकर पूछा, असली हैं? रूहानी के लिए यह सब अप्रत्याशित था, लेकिन कहते हैं ना, भट्टी में तप कर ही सोना कंचन बनता है। धीरे धीरे रूहानी भी ऐसे कल्चर की आदी हो गई। उसकी झिझक खुलने लगी। उसके हाव भाव, उसकी भाव भंगिमा में खुलापन आ गया। छोटे मोटे विज्ञापन कर कुछ पैसा भी आने लगा था। इस शहर में रहना अब रूहानी के लिए संभव होता जा रहा था। शायद रूहानी के एजेंट ने अपना लक्ष्य पाने को सही मार्ग अपनाया था। कुछ था उसकी आंखों में, उसके चेहरे में, जो उस एजेंट ने भांप लिया था। रूहानी को उसने फिर एक टीवी धारावाहिक के ऑडिशन हेतु भेजा। इस बार रूहानी के सपने सिर्फ हवाई नहीं थे। रूहानी को एक छोटा रोल मिल गया, लीड एक्ट्रेस की ननंद की भूमिका निभाने का। शुरू में रूहानी को यह काम भी और कामों जैसा ही प्रतीत हुआ, जैसे दफ्तर जा रही हो उतनी ही मेहनत, वैसे ही समय सारणी, बल्कि छुट्टियां उससे कहीं कम। न कोई शनिवार न कोई इतवार, चाहे बुखार ही क्यों न आ जाए, दवा हाँको और चलो काम पर। किंतु जैसे जैसे उस धारावाहिक की TRP बढ़ने लगी, लोग उसके किरदार को पहचानने लगे। रूहानी का मकान मालिक अब उससे तमीज से पेश आता। कभी कभार उसके बच्चे अपने मित्रों सहित रूहानी के साथ सेल्फी लेने चले आते। उसे अच्छा लगता जब उसका एजेंट उसे किसी भी वेशभूषा में बाजार जाने से मना करता। अब तुम एक सेलिब्रिटी हो डार्लिंग, यूँ उठकर अब तुम मार्केट नहीं जा सकती हो, अपना सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करो। धारावाहिक करते करते रूहानी को 1 साल होने को आ रहा था। इस बीच अपने माता पिता से उसका संपर्क बहुत ही कम रह गया था।
क्या करती, समय ही नहीं था उसके पास। जब कभी मिलना होता तब उसके माता पिता ही चले आते उसके पास, लेकिन तब भी वह उनके साथ बहुत ही कम समय व्यतीत कर पाती। बेटा, इन अखबारों में तेरे और उस एक्टर के बारे में न जाने क्या क्या ऊट पटांग छपता रहता है। इस बार माँ ने बात छेड़ी थी, अभी तेरी उम्र ही क्या है और इन बदतमीजों को देखो, कुछ भी छापते रहते हैं। रूहानी चुप रही थी। भले ही उसकी उम्र अभी केवल 19 वर्ष थी, किंतु सफलता और शोहरत का फल वह चखने लगी थी। फिर ऐसे में परिपक्वता जल्दी आ जाना क्या बड़ी बात है। सहलाकार विनोद उसे बहुत पसंद था। हो सकता है उसकी आंखें के भाव किसी पत्रकार ने पकड़ लिए हों। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना कला जो होती है, इन्हीं रिपोर्टों के चलते विनोद को रूहानी के मन की बात ज्ञात हो गई थी। एक दिन मौका देख उसने रूहानी को कॉफी डेट पर बुलाया। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया। फिर तो अक्सर वे शूटिंग के बाद मिलने लगे, कभी कॉफी तो कभी डिनर, कभी पब तो कभी डिस्को। 35 की उम्र पार कर चुके विनोद के साथ एक कमसिन सुंदरी लग गई थी। एक रात 5 सितारा होटल के डिस्को की भीड़ में नाचते नाचते विनोद ने अचानक रूहानी के अधरों पर अपने होठ अंकित कर दिए। इस अप्रत्याशित घटना से रूहानी कुछ कांप उठी, लेकिन विनोद ने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को और कस दिया। फिर लगातार 1 2 3 चुंबनों के बाद रूहानी भी उसी लो में बह गई। उसी होटल में पहले से बुक कमरे में विनोद ने रूहानी को अपना बना लिया। फिर रूहानी को विनोद का भरी भीड़ में हाथ पकड़ने या हंसकर उसके कंधे पर झूल जाने में कोई आपत्ति न रहने लगी। धीरे धीरे मीडिया में इन दोनों के प्रसंग इनकी तस्वीरों के साथ उछलने लगे। एजेंट के एतराज करने पर भी रूहानी ने एक न सुनी, लेकिन मीडिया के पूछने पर दोनों यही कहते कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोनों की नज़दीकियों के किस्से लोग मजे ले लेकर पढ़ते सुनते। यूनिट के अन्य कलाकार भी उनकी वैनिटी वैन के अंदर हिल रही उनकी दास्तां-ए मोहब्बत की कहानियाँ सुनाते। इस विषय में माँ का फ़ोन आने पर रूहानी उन्हें भी झड़क देती, क्या माँ, तुम भी इन प्रेस वालों की बातों में आ जाती हो। अच्छा, अब रखती हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है। सोनी चैनल पर चल रहे तुम्हारे बिना जिया जाए न धारावाहिक की लीड अभिनेत्री माँ बनने वाली है। अब ज़्यादा दिन तक यह रोल नहीं निभा पाएंगी। तुम कहो तो उसके डायरेक्टर से इस विषय में तुम्हारी बात चलाऊं। रूहानी के एजेंट ने उसे अंदर की खबर दी तो रूहानी ने हामी भर दी। अपने कैरियर में आगे बढ़ने से वह खुश थी। आज का अखबार पढ़ा तुमने? रूहानी अचानक अपनी सह अभिनेत्री मिथिला का फ़ोन आने पर रूहानी को आश्चर्य हुआ। आखिर मिथिला की उससे सिर्फ नाम की बनती थी। मीडिया के सामने या पार्टियों में एक दूसरे के गाल पर चुंबन अंकित करने के सिवा शायद ही इनमें कोई बातचीत होती हो। अभी नहीं, टाइम नहीं मिला। वह दरअसल मुझे सोनी चैनल पर चल रहे तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक की लीड अभिनेत्री का रोल ऑफर हुआ है। मैं उसी की तैयारी में व्यस्त थी। क्यों, ऐसा क्या आया है अखबार में? वह रोल तुम्हें ऑफर हुआ है? मिथिला की हंसी की आवाज़ से रूहानी और भी हैरान हुई। यहाँ इस इंडस्ट्री में तो रोल छीनने
की होड़ लगी रहती है। इस अखबार से मिथिला को रोना चाहिए था, लेकिन मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने पर वह हंस रही है। शायद तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक में तुम्हारे का किरदार विनोद की प्रेमिका के नाम ही आना लिखा है। वह दरअसल इस धारावाहिक की असली अभिनेत्री विनोद के बच्चे की मां बनने वाली है और दोनों शादी कर रहे हैं। मैंने सोचा विनोद तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है तो तुम्हें तो यह खुशखबरी पता ही होगी। मिथिला ने आग में घी डाला। रूहानी का मन धुड़क उठा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात। उसने तेजी से फोन जमीन पर पटक मारा। उसका मन शोक, घृणा, संताप से भर उठा। वह वहीं जमीन पर पसर गई। न जाने कितने घंटे वहीं पड़ी रही। देर शाम उसका एजेंट उसके घर के अंदर प्रविष्ट होते हुए बड़बड़ाया, कहाँ हो यार रूहानी, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। फिर उसकी दशा देख वह समझ गया कि खबर रूहानी तक पहुँच चुकी है। उसी ने रूहानी को वहाँ से उठाया, पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लिटाया। अगली सुबह भी एजेंट वहीं था। गुड मॉर्निंग कहते हुए उसने रूहानी को चाय का कप थमाया। क्या हुआ डार्लिंग, ऐसा तो होता रहता है। यू डोंट नीड टू गेट सो अपसेट। रियली, तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए। उस कुत्ते ने मेरे साथ, रूहानी हुंकार रही थी। देखो रूहानी, बीत गई सो बात गई। यहाँ काम करना है तो चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी। टीवी की दुनिया लाजवाब है। रातों रात प्रसिद्ध, रातों रात कामयाबी। कल तक तुम एक छोटे शहर की अनजान जिंदगी जीने वाली लड़की थी, लेकिन आज तुम घर घर में जानी मानी हस्ती बन चुकी हो। तुम्हारे पास पैसा है, शोहरत है, लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं। उस पर तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम्हें सालों साल काम करना है। इसलिए तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। जितना तुम आगे बढ़ती जाओगी उतना ही लोग तुम्हें कम समझ पाएंगे और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे अपने हित में होने चाहिए, न कोई पारिवारिक निर्णय और न कोई भावनात्मक फैसला। पूरी दुनिया की नज़र है तुम पर, ऐसे में कमज़ोर नहीं पड़ सकती तुम। इसका समय नहीं। तुम्हारे पास एजेंट ने रूहानी को खूब समझाया, लेकिन हर इंसान अलग मिट्टी का बना है, सबका व्यक्तित्व अलग होता है। रूहानी को ऐसे फरेब की कतई उम्मीद नहीं थी। जनवरी की सर्द हवाओं के साथ बाहर फैला घना कोहरा उसके अंदर भी जमने लगा था। बाहर का उदास रंगहीन मौसम उसके अंदर भी पसरने लगा था। रूहानी ने ढंग से खाती, न किसी बातचीत में उसका मन लगता, न मुस्कुराती। कई दिन लग गए उसे सामान्य होने में, किंतु समय अपना चक्र घुमाते हुए सबको अपनी धुरी पर ले ही आता है। लेकिन इस बीच उसके हाथ से वह लीड एक्ट्रेस का रोल जाता रहा। अब उसके पास कोई काम नहीं था, फिर भी वह थी तो एक टीवी अभिनेत्री ही। अपना रहन सहन उसे उसी हिसाब से बरकरार रखना था। पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। इसी बीच उसने जो हाथ आया वही काम करने का निश्चय किया। एजेंट की मदद से उसने एक रियलिटी शो में भाग लिया। शो देश के बाहर था। रूहानी प्रसन्न थी कि इस बहाने वह विदेश घूम आएगी और कुछ पैसे भी कमा लेगी। शो में उसकी मुलाकात रंजन से हुई।
जो उसका टीममेट था। रंजन भी एक छोटे शहर का लड़का था जो इस रंगीली दुनिया में अपने को आजमाने आया था। अभी तक उसे सिर्फ धक्के ही मिले थे। यह उसका पहला शो था। रूहानी और रंजन की अच्छी पटने लगी। टूटे दिल को एक आसरा मिलने लगा था। रंजन और रूहानी का अच्छा तालमेल उन्हें जीत की ओर अग्रसर करता गया। आखिर उन दोनों की टीम जीत गई। अच्छा खासा पैसा मिला। अपने देश लौटते समय हवाई जहाज में रंजन ने रूहानी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अपनी टीम जारी रखोगी? क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी? रूहानी रंजन ने रूहानी को प्रपोज कर दिया। रूहानी बेहद खुश थी। एक तो जीत, उस पर पैसा और अब प्यार भी। और क्या चाहिए किसी 21 वर्षीय को। रंजन अब तक पीजी में रहता था और रूहानी किराए के घर में रहती थी। दोनों मिलते, संग साथ समय व्यतीत करते, फिर अपने अपने घर लौट जाते। रूहानी, ऐसे तो जो पैसा हम दोनों ने जीता है वह खत्म होता चला जाएगा। इससे अच्छा है हम उसे अपने भविष्य के लिए कहीं निवेश कर दें। रंजन की बात में तर्क था, अतः दोनों ने आपसी सहमति से एक घर बुक करा लिया। तुम लोन की चिंता मत करना, तुम्हें इस झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ राशि हमारे पास है ही और कुछ मैं पर्सनल लोन ले लूँगा, ईएमआई में भरता रहूँगा। बस कागजी कार्रवाई करवा लेते हैं। लोन लेने की आवश्यकता के कारण घर रंजन के नाम बुक हुआ। तुम बस हमारे घर को सजाने की चिंता करो, यह तुम्हारा डिपार्टमेंट है। रंजन की इन बातों से रूहानी चहक उठी थी। रूहानी ने अपने एजेंट के द्वारा रंजन को काफ़ी काम दिलवाया और खुद घर सजाने बसाने में व्यस्त रहने लगी। कभी कभार एक दो भूमिका निभा लेती, लेकिन काम का बोझ और दबाव उसे अब रास न आता। अब उसका मन प्यार घर गृहस्थी में रमने लगा था। रंजन और वह रहते भी एक ही घर में थे। आज कल का प्यार न तो सीमाएं जानता है और न ही मानता है। उन दोनों ने अभी शादी नहीं की थी, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की डोर थाम चुके थे। रंजन नई नवेली दुल्हन की तरह रूहानी को उठाकर कमरे में ले जाता और दोनों प्रेम रस में भीग कर आनंदित हो उठते। ज्यों ही साथ रहते हुए प्यार के सागर में हिचकोले खाते दोनों रिश्तों के अगले पड़ाव पर पहुंच गए। माना कि दोनों ने सोच समझ कर यह कदम नहीं उठाया था, किंतु प्यार के बीज को पनपने से कोई रोक पाया है भला? जब रूहानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने रंजन को बताने की सोची। थोड़ा डर भी था मन में कि पता नहीं रंजन की प्रतिक्रिया कैसी होगी। रात को सोते समय उसने रंजन का हाथ होलों से अपने पेट पर रख दिया। बस इतना इशारा काफ़ी था। रंजन समझ गया। इस खुशी के मौके पर उसने रूहानी के गाल पर अपने प्यार का चुंबन अंकित कर दिया। रूहानी प्रसन्न भी थी और संतुष्ट भी। अब वह रंजन से जल्दी शादी करना चाहती थी। जीवन की नाव सुख सागर में गोते लगा रही थी कि अचानक एक दिन रंजन की गैर मौजूदगी में रूहानी ने उसका फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी, हेलो, कौन बोल रहा है? आपको रंजन से बात करनी है ना? वह इसी समय घर पर नहीं है, मार्केट गया है। गलती से फ़ोन घर भूल गया है। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है आपको? रूहानी ने कहा, तुम्हें बता दूं, तुम हो कौन? रंजन की, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ।
जल्द ही हम शादी करने वाले हैं गर्लफ्रेंड। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह बोली, मुझे अपना पता देना प्लीज। मैं उसकी पुरानी फ्रेंड हूँ, उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। रूहानी ने उसे अपना पता लिखवा दिया। बस उसी शाम उनके प्रेम नीड़ में तूफान आ गया। अचानक वह लड़की उनके घर आ धमकी। दरवाज़ा खोलते ही उसने रंजन को एक तमाचा जड़ दिया और ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगी। रंजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता मेरे डैड के मातहत हैं। इस चुड़ैल के साथ मिलकर तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं कपड़े की गुड़िया नहीं हूँ, मैं रोती नहीं रुलाती हूँ, समझे? लगभग चीखती हुई वह रूहानी की ओर मुड़ी, फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। रूहानी इस तरह के बर्ताव के लिए तैयार न थी। वह लड़की रूहानी पर टूट पड़ी, उसे पीटने लगी। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को रूहानी से अलग किया। इस घटना से रूहानी की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। अचानक उसका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था कि आगे उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। दरअसल रंजन का उसकी हालत पर ध्यान न देना उसे बहुत आहत कर गया था। यह वह ठेस थी जिसने रूहानी के सभी मौसम बदल कर ठंडे, निर्जीव और बेरंग कर दिए थे। रूहानी हर वक्त उदास रहने लगी थी। एक तो गर्भावस्था में डोलती मनोस्थिति, उस पर साथी से मिला दुर्व्यवहार। आजकल रंजन को उसकी खुशी, उसके मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि आजकल वह रूहानी पर अक्सर नाराज होने लगा था। रंजन के सिवा रूहानी का अपना कहने का कोई नहीं था। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको यह फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे दो अलविदा। धन्यवाद।